मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं योगेंद्र भंडारी, आप देख रहे हो योगेंद्र भंडारी ब्लॉग्स। तो आज हम अगेन डॉक्टर आयुष अग्रवाल जी के साथ हैं और बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड कितना इंपॉर्टेंट है और कब कब होना चाहिए और उससे क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। हेल्थ टॉक में स्वागत है आपका, आपने हमें टाइम दिया और उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे टाइम देते रहेंगे और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि प्रेगनेंसी के समय अल्ट्रासाउंड कितना इम्पोर्टेंट है और किस किस स्टेज पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, मतलब जरूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड का रोल बहुत ज़्यादा है। उसके कारण है, देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में कोई भी, अगर हमें मान लीजिए, देखिए, अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं तो हमारे पास दूसरे क्या ऑप्शंस है। एक्सरे हम कर नहीं सकते प्रेगनेंसी में, सीटी स्कैन हम नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में, क्योंकि इनसे घातक आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती है जो कि बच्चे को हार्मफुल रहेगी। ठीक है, तो वो तो हमें करनी नहीं है। तो वैसे भी जरूरी है कि सीटी और एक्सरे नहीं करने होते जब प्रेग्नेंट फीमेल से केस में। तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड का ऑप्शन है। और अल्ट्रासाउंड क्यों अच्छा है, इसका एक रीजन है कि अल्ट्रासाउंड में जैसे एक्सरे है, एक बार में हमने स्कैन ले लिया, सीटी है, एमआरआई है, एक बार स्कैन ले लिया, स्टैटिक इमेज आ गई। अल्ट्रासाउंड में हम रियल टाइम में देखते हैं चीजों को, बच्चे के मूवमेंट हमें पता चलते हैं, हार्ट बीट कर रहा है, रियल टाइम में हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो ये डायनेमिक जो अल्ट्रासाउंड का एक रोल है, इसलिए वो बाकी सारी इमेजिंग मोडालिटीज से अल्ट्रासाउंड को मोस्ट फेवरेबल बनाता है। और दूसरा एक रीजन है, कई बार लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अल्ट्रासाउंड ज्यादा कराने से बच्चे पे कुछ विपरीत असर पड़ता है। बिल्कुल। ऐसा कोई कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में, पूरी दुनिया में, यूएस ले लो, यूके ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूरोप ले लो, कहीं पे भी ले लो आप, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ एक दिन में जितनी प्रेगनेंसीज हैं तो कुछ भी नहीं तो उनमें मतलब लाखों अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक दिन में लाखों के हो सकता है, करोड़ों में भी हो। तो कोई भी कहीं से भी कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कुछ भी फर्क पड़ता हो, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बल्कि मैंने कई केसेस में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज थी उनमें मुझे कई बार ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे डॉक्टर करने पड़े। मैंने एक पेशेंट के करीब 20-25 अल्ट्रासाउंड किए थे प्रेगनेंसी में, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड में 15-20 मिनट तो आराम से लग ही जाते थे। तो किसी तरह का भी कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। ये तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि अल्ट्रासाउंड करने से कोई बच्चे को नुकसान होगा। सर, फेसेस क्या क्या रहते हैं, मतलब मेन कौन से मंथ में कौन सा अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ, देखिए, सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है जब प्रेगनेंसी हमारी कंफर्म हो गई, तो उस टाइम पे सबसे पहला अल्ट्रासाउंड रहता है हमारा डेटिंग स्कैन। जी। डेटिंग स्कैन का रोल रहता है कि एक तो हमें उसमें ये देखना है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, और अगर यूट्रस के अंदर है तो सही लोकेशन में है। हो सकता है प्रेगनेंसी हो पहले, अगर मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन हुआ है पेशेंट का, सिजेरियन सेक्शन के पास तो नहीं है, उसकी अपनी अलग, उसे स्कार प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसकी अलग कॉम्प्लिकेशन है। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक से मतलब मोस्ट कॉमनली वो ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है। तो उसमें क्या है कि वो प्रेगनेंसी आगे चल तो पाएगी नहीं, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो ट्यूब जो है रप्चर हो जाएगी और उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी पेट में और पेशेंट शॉक में जा सकती है। तो इस स्कैन का सबसे पहला रोल है कि ये देखना कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, कहीं बाहर तो नहीं है, गलत जगह तो नहीं है, नॉर्मल लोकेशन होनी चाहिए। दूसरा उसका रोल है कि लाइव प्रेगनेंसी है या नहीं है। लाइव प्रेगनेंसी से मतलब जो बेबी की हार्ट बीट आनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरी चीज जो हमें इसमें देखनी होती है कि इसके अलावा जो मदर का जैसे लास्ट पीरियड जो आया था, उसके जो अभी एज बन रही है, और जो हमारा अल्ट्रासाउंड पे जो बेबी की ग्रोथ आ रही है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि फीमेल्स में साइकिल्स थोड़ी रेगुलर रहती हैं, कई बार 2-2, 3-3 हफ्ते का गैप होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो बाद में जाके जब हम स्कैन करेंगे और एलएमपी से, लास्ट पीरियड मेंस्ट्रुअल पीरियड से उसे कोरिलेट करेंगे, तो हमें लगेगा कि बच्चा कमजोर है, जबकि वो शुरू से ही उनमें वो 2-3 हफ्ते का गैप था। तो डेटिंग स्कैन में क्लियर हो जाता है कि कोई दोनों में अंतर तो नहीं है, जो हम पीरियड से डेट कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे की और अल्ट्रासाउंड में जो डेट आ रही है। अगर वो गैप आ रहा है तो वो गैप फिर आगे रहता है, तो वो नॉर्मल गैप है, उसे अब नहीं बोलना है। तो सबसे पहला स्कैन तो ये होता है। ये यूजुअली हम 5 हफ्ते के बाद से प्रेगनेंसी, 1.5 मंथ कह सकते हो। हाँ, मोटा मोटा 1.5 मोटा 1.5 महीना बोल सकते हो। हाँ,
तो 5 से 8-9 महीने हफ्ते के बीच में। जो फर्स्ट आपने सर अभी जो बताया आपने फर्स्ट हाँ। अल्ट्रासाउंड 1.5 मंथ के अराउंड जो होता है उसमें एक तो होता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है कि नहीं, हम्म। है ना, और वो अलाइव बेबी है, लाइव बेबी है ना, है, दो चीजें हार्ट बीट डॉक्यूमेंट कर ली। हाँ, ये और दो चीज मेनली। तीसरा हमने ये देख लिया कि जो पीरियड से जो बच्चे की एज आ रही है हाँ। और अल्ट्रासाउंड से जो आ रही है उसमें उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो कोई मतलब पेट हाँ। अलग नहीं है मतलब। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो बहुत बेसिक है, और इवन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 80% लोगों को पहली बात तो ये नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए, और दूसरा ये नहीं पता कि उनके डॉक्टर ने अगर अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करा है तो क्यों करा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया कि किन चीजों के लिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होते हैं। यस सर, तो सेकंड पे आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्ली एनोमली स्कैन या एनटीएनबी स्कैन। एनटीएनबी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी नेजल बोन स्कैन। इस स्कैन का पर्पस है कि हमें जो पहले स्कैन में तो बेबी बहुत छोटा होता है तो हमें बेबी के अंग तो नहीं पता चल पाते, और ये वाले स्कैन जो हम एनटीएनबी स्कैन करते हैं इसका टाइम फिक्स है, ये 12 से 14 हफ्ते के बीच में ही करते हैं, 14 हफ्ते के बाद नहीं करते इसे। तो इस टाइम पे बेबी के हाथ पैर बन जाते हैं, बेबी का स्पाइन बन जाता है, बेबी की आंखें दिखती हैं, बेबी की नेजल बोन दिखती है, हार्ट के 2-3 पैरामीटर्स हैं जैसे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया, डक्टस वेनोसस का फ्लो हो गया, ठीक है, ये 2-3 चीजें दिखनी सारी है। मेडिकल टर्म्स है। हाँ, ये मेडिकल टर्म्स है। राइट। तो बेबी के हाथ पैर, यहाँ तक कि मैं तो जब ये स्कैन करता हूँ उसमें फिंगर्स भी दिख जाती हैं अच्छा। बच्चे की। हाँ, और इस टाइम पे हमारा जो एम है इस स्कैन को करने का कि हम कोई मेजर बच्चे के अंदर कोई अनोमली है, अपंगता है, उसको हम जल्दी से जल्दी पिक कर डिटेक्ट कर ले पहले। तो इस स्कैन में हम ये जो न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी होता है, गले के पीछे फ्लूइड होता है इस टाइम पर, उसका मेजरमेंट लेना होता है। वो अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी एक नॉर्मल फीचर है, और नेजल बोन अगर नहीं है उस, और इसी तरह के हमें फीचर्स देखने होते हैं इसमें। तो ये करीब 4 मंथ के समय की बात करो, राइट? 4 से ये 4 महीने नहीं, ये 3 महीने करीब। 3 महीने। 12 से 14 हफ्ते हो गए, 3 महीने। 3 महीने की टाइम पे। हाँ, 3 महीने के टाइम पर होता है, और इस स्कैन के में हम ये सब चीजें देखते हैं, और इसके साथ साथ फिर एक डबल मार्कर टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी किया जाता है, वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है कोरिलेट करने के लिए। हाँ, स्ट्रक्चरल वाला पार्ट तो हमने देख लिया अल्ट्रासाउंड पे, और कुछ ऐसी अनोमलीज होती हैं जिनमें कुछ ब्लड टेस्ट बढ़ जाते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट साथ में कराए जाते हैं, और दोनों के साथ हम कोरिलेट करके देखते हैं कि भाई इसमें बच्चे में एक अनोमली होने का वो क्या रिस्क है, क्रोमोसोमल अनोमली या दूसरी अनोमलीज का क्या रिस्क है। उस हिसाब से फिर अगर मान लीजिए बहुत हाई रिस्क आता है तो उसमें फिर इन्वेजिव टेस्ट है, बच्चे के एमनियोसेंटेसिस की जाती है। एमनियोसेंटेसिस माने जो बच्चे के अराउंड फ्लूइड है उसमें फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है, उसकी जांच के लिए भेजा जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है। ये आपने तो बताया सेकंड स्टेज, जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है इसका भी बताया। जनरली जो आम इंसान जब रेडियोलॉजिस्ट जाता है तो हम सिर्फ इतना सुनते हैं डॉक्टर से कि सर सब ठीक है ना, और डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ सब ठीक है, क्योंकि शायद उन्हें पता होता है मेडिकली मैं इन्हें समझा नहीं पाऊंगा, है ना, जबकि डॉक्टर कितनी सारी चीजें देख रहा होता है, ये उस इंसान को खुद नहीं पता होता जिसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, जो उसके साथ में होता है ट्रेनिंग, उनको भी नहीं पता होता मेडिकली क्या क्या चीज सर एग्जाम किस पॉइंट पे कर रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं तो चाहता हूँ इस चीज की अवेयरनेस लोगों में बढ़े, बिल्कुल, जिससे कि वो भी समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या चीज हम जो रिपोर्ट है उसका क्या मतलब है और किस तरह से इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, तो तभी बेहतर समझ पाएंगे। अगर वो सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि हाँ सब बढ़िया है सब अच्छा है, तो उससे तो सब वही कह रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली बच्चा आपका है, बिल्कुल, आगे जो भी दिक्कत होगी वो आपको फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज जनरली होता है कि इंसान रेडियो से रिपोर्ट लेके और डॉक्टर के टेबल पकड़ा देता है, ये लो ये रिपोर्ट दिए अब देख लो, और डॉक्टर बोलते नहीं नहीं सब ठीक है, मतलब वो रिपोर्ट जनरली ठीक होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जबकि जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे होते हैं उस डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज वो डॉक्टर रखते हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को बनाया है, और वो ज्यादा बेहतर से आपको आंसर भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, जनरली हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उनको भी पूरी नॉलेज है, बट हाँ जो उस समय देख रहा है आप उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करोगे कर सकते हो, तो हाँ वो उस टाइम पे कुछ और चीजें भी आपको हो सकता है बताएंगे, बता सकते हैं। पर कंसर्न प्रॉब्लम ये कि हमें एक्चुअल रिपोर्ट देखनी नहीं आती, तो इसलिए हम आम इंसान बता ही नहीं पाता कि इसमें देखना क्या और पूछना क्या है, क्योंकि ये वही वाला हिसाब है कि जो लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट बैक बेंचर्स होते हैं वो कभी किसी टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछते,
बट इसके साथ ये मतलब कभी नहीं होता कि उन्हें सब आता है। बट जबकि क्लास में जो बच्चे आगे बैठते हैं जनरली हमेशा क्वेश्चन वही पुट अप करते हैं, है ना, और पीछे तो पूछते हैं, तो इसका मतलब वही है कि अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब उसको जेन्युइनली आता है इसलिए पूछ रहा है, क्योंकि पूछने के लिए पढ़ना पड़ता है, जिसको नॉलेज होगी वही आर्ग्यू कर पाएगा, वरना बैक बेंचर्स हमेशा क्लास में ही नहीं होते। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, हमारे जनरली क्लास में ऐसा हुआ है और होता भी रहता है। हाँ जी, तो सर आपने सेकंड वाला स्कैन हो गया। इसके बाद जो तीसरा स्कैन है जो कि प्रेगनेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है, लेवल 2 स्कैन या टिफा स्कैन भी बोलते हैं, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल अनोमलीज, और या फिर इसको अनोमली स्कैन भी बोलते हैं। तो ये हम करते हैं 5 महीने पे जी। 18 to 20 वीक्स का टाइम रहता है। 20 वीक्स का टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है उसमें 20 वीक्स तक का टाइम उन्होंने रखा हुआ है कि उस तब तक आप इजीली टर्मिनेट कर सकते हो, वरना उसमें आगे फिर और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस वाले स्कैन में हम वही सारी चीजें और डिटेल में देखते हैं। कुछ चीजें हमें लेवल 1 स्कैन या जो ये NT-NB स्कैन में क्लियरली नहीं दिखती, इस स्कैन में हमें अधिकतर सब चीजें क्लियरली दिखती हैं। इसमें डिटेल में बच्चे की जैसे हाथ पैरों की बोन्स है उनका मेजरमेंट लेते हैं कि वो सही ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। साथ में इसमें बेबी के बहुत सारे मेजरमेंट है, आंखों के बीच का ही मेजरमेंट लिया जाता है। सर जो सेक्स डिटरमिनेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ तो पूछना भी बाप समझते हैं बहुत बात, और हमारे लिखा भी होता है, रूल लगे होते हैं कि आप एग्जामिन नहीं कर सकते। कौन से अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है, ये क्या बता सकते हैं कि ये भी बता नहीं सकते? नहीं, ये देखिए मैं तो अपनी प्रैक्टिस में ये चीज देखता ही नहीं। इंडिया में जो चीज इलीगल है उस चीज को क्यों करना है, तो इस चीज को देखना ही ना, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। तो इस चीज में मेरे ख्याल से किसी को इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहिए। आपको बेसिकली बेबी की हेल्थ देखनी है, आप उस चीज पे रखो। जो चीज अपने देश में क्राइम है अननेसेसरी, उस चीज को क्यों हम आगे प्रमोट करें। ठीक है सर, आपने एक मेरा इससे बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है मैं पूछूंगा। फिलहाल हम अल्ट्रासाउंड को पहले फिनिश करेंगे, कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो आपने 3 बता दी। हाँ, इस स्कैन में हमारे मोटे मोटे ये स्कैन हुआ। इसके बाद फिर 6ठे महीने ये तीसरा स्कैन था। हाँ, अब ये फोर्थ है। अब फोर्थ वाला स्कैन है जो कि कई बार गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं ऑप्शनल स्कैन है, क्योंकि कई जगह पे मतलब एक्सपर्टीज भी अवेलेबल नहीं है इसको करने की। तो ये स्कैन है आपका फीटल इकोकार्डियोग्राफी। ये 6ठे महीने पे होता है ये स्कैन। यूजुअली हम 23 से 25 हफ्ते के बीच में करते हैं। तो इस टाइम पे बेसिकली ये स्कैन सिर्फ और सिर्फ बेबी का हार्ट देखने के लिए है। अच्छा, आप देखो बेबी का जो हार्ट बीट है वो एक बड़े आदमी से ऑलमोस्ट डबल टाइम्स बीट करता है। जैसे हमारा 60-70-72 हम एवरेज मान के चलते हैं, तो बेबी की एवरेज बीट ही 140-160 के अराउंड रहती है। तो उसमें हार्ट में कोई अनोमली नहीं है, ये चेक करने के लिए पूरे डिटेल में उसके हार्ट के कनेक्शंस और हार्ट में फ्लो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये देखने के लिए हम पूरा ये स्कैन करते हैं। और ये स्कैन लेवल 2 स्कैन से ऊपर इसलिए है क्योंकि लेवल 2 स्कैन में हार्ट की केवल स्क्रीनिंग की जाती है। इसमें डिटेल में देखा जाता है हार्ट का, और हार्ट का अलग से स्क्रीनिंग कर ये स्कैन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्ट की अनोमलीज एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, दूसरा हार्ट की अनोमलीज से आगे जाके पूरी बच्चे की जिंदगी है, आगे बहुत दिक्कतें बन सकती हैं। अगर कोई मेजर अनोमली हुई तो वो मिस नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए बल्कि मैंडेटरी होना चाहिए। हाँ, अगर पॉसिबल है आप बिल्कुल कराना चाहिए। और तीसरा ये है कि अगर ऐसी कोई अनोमली आती है तो फिर आगे हम बच्चे की डिलीवरी के ऐसी जगह पे कराई जाए जहाँ पे उसको रिससिटेट करा जा सके, बच्चे को निकू की फैसिलिटी और वो सारी फैसिलिटीज प्रॉपर हो। तो इस वजह से ये 3 जो मैंने लास्ट के स्कैन बताए हैं, NT-NB स्कैन, ये लेवल 2 स्कैन और ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी, ये 3 स्कैन बेसिकली हमारे बच्चे के अंदर कोई अपंगता तो नहीं है, बच्चे के स्ट्रक्चर ठीक है, ये सब देखने के लिए है। इसके बाद जो लास्ट में स्कैन रहता है वो है ग्रोथ स्कैन, जिसके साथ कई बार डॉपलर भी ऐड कर दिया जाता है। वो बेसिकली बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए कि बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ सही हो रही है। डॉपलर में क्या करते हैं, बच्चे का ब्लड फ्लो सही आ रहा है तो 3 बच्चे के दिमाग में ब्लड फ्लो चेक करते हैं, जो कॉर्ड जो बच्चे को कनेक्ट करती है मदर से उसका फ्लो चेक करते हैं, मदर की तरफ से यूट्राइन आर्टरीज में जो फ्लो आ रहा है वो चीजें चेक करी जाती हैं। तो ये वाला स्कैन यूजुअली 7वें 8वें महीने पे
किया जाता है, जो कि लास्ट जो लास्ट स्कैन। प्रेगनेंसी के समय। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, मान लीजिए बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत कम हो गया है, तो हो सकता है एकदम रिपीट स्कैन की भी जरूरत पड़े, तो वो अलग है। बट रूटीनली ये 5 स्कैन हमें कराने चाहिए। जी सर, एक चीज और है, अभी आपने वर्ड यूज किया कॉर्ड, जो फट से कनेक्ट हुआ है। अक्सर हम अल्ट्रासाउंड होने के बाद बोलते हैं कि बच्चे के गले में कॉर्ड है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ये बहुत कॉमन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बात सही है कि बच्चे के गले में कॉर्ड का लूप आ जाता है, और यूजुअली क्या होता है सिंगल लूप ही आता है, मतलब एक बार ही वो गले के ऊपर आता है। कुछ केसेस में 2 बार भी आ जाता है। तो सिंगल लूप में अब ये वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट का डिसीजन रहता है वो कैसे देखते हैं इसको, बट अगर इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। और ऐसा भी मैंने तो अल्ट्रासाउंड में तो रोजाना ही मतलब 2-3 केस ऐसे आते ही हैं। तो ये भी है कि आगे फॉलो अप करते हैं तो कई बार डिलीवरी से पहले वो कॉर्ड हट भी जाती है, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए बच्चा भी फ्लोट कर रहा है, जो बेबी के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड है, और कॉर्ड भी पानी में तैर रही है। अब गला क्योंकि एक छोटा सा एक नैरो एरिया हो गया, तो इसलिए गले में कई बार कॉर्ड आके फंस जाती है। जब बच्चा मूव करता है, अगर बच्चे के अराउंड ये पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड काफी है, तो उसमें काफी चांस रहते हैं कि हट भी सकता है। हाँ, डबल कॉर्ड है तो डबल कॉर्ड के हटने के चांस कम होते हैं, बट वो भी हट सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट अगर कंफर्टेबल फील करती हैं, वो उनका डिसीजन है डिलीवरी वो सिजेरियन करें या नॉर्मल करें। सिजेरियन में तो वैसे भी कॉर्ड की वजह से कोई दिक्कत आनी नहीं है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में कई बार क्या होता है कॉर्ड फंस सकती है और उसमें डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत हो सकती है, तो उसका तो बेस्ट डिसीजन गायनेकोलॉजिस्ट ही लेते हैं। पूछना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और समाज से रिलेटेड है। मैं वो बात पूछ रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। मेरे को भी करीब 8-9 साल हो गए हेल्थ केयर में काम करते करते एज अ हेल्थ केयर वर्कर। एक फिर ऐसा केस आया एक बार हॉस्पिटल में कि जहाँ पर एक बच्चे की प्रॉपर डिलीवरी हुई और जो बेबी डिलीवर्ड हुआ वो ना मेल था ना फीमेल था। तो जब वो केस आया तो मतलब मेरे दिमाग में आया, मैंने किससे पूछा भी नहीं, और थोड़ा अजीब था क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप जीवन में देखें तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 9 महीने किसी भी लेडी के लिए प्रेगनेंसी में जीना एक अलग ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में होती है, और इंसान मन से बदल जाता है, सब कुछ चेंज होता है। इंसान एक लेडी तो सब कुछ बदल जाता है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन खुद की जो लेडी मॉम बन रही होती है उससे जुड़ा जितना भी समझ, सबकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है 9 महीने की, यार 9 महीने बाद बेबी होगा, और सबके अपने सपने होते हैं। तो जब इस तरह केस आता है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि यार, क्योंकि जो आजकल तो हर कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं प्रेगनेंसी के समय पे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि यार जब इनके अल्ट्रासाउंड हुए होंगे तो उस टाइम क्या डॉक्टर ने इनको बताया नहीं होगा, और क्या बताना नहीं चाहिए था? मतलब ये कितना डॉक्यूमेंट, ये एज रूल तो हमें पता है कि यार बताना नहीं चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है कि जहां पर मुझे लगता है कि रूल है, सब कुछ है, बट थोड़ा एक हमें एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा इस बारे में क्या आप देखिए, ऐसे केस हैं, अगर इस तरह का डाउट डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करते समय लगता है तो वो जो उनके जो फीमेल डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनके साथ डिस्कस करते हैं इस चीज को, और फिर ये वे किया जाता है कि भाई इसके कितने मतलब कितनी सीरियस, एक तो ये देखा जाता है कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ना, ट्रीटेबल है नहीं है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करके फिर एज ए टीम वर्क रहता है कि अपना सब डॉक्टर एक बैठ के अपने एक कंसेंसस रखते हैं, उसके बाद फिर आगे उसी हिसाब से पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कहीं ना कहीं, और बाकी पेशेंट को ऑब्वियसली आगे सेकंड ओपिनियन लेने का तो अधिकार है ही, वो आगे किसी और डॉक्टर से भी राय ले ही सकते हैं। बट क्या इस केस में पेशेंट को बताना चाहिए कि इस तरह का है? हाँ, या फिर ये भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि देखो जो हमारा ये जो चीज है, नहीं, अगर कोई अनोमली है तो उसको तो हमारा डायग्नोस करना हमारा पार्ट है। बिल्कुल। तो इसमें ये समझना जरूरी है कि एकदम जो आप बोल रहे हो ना, इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है अनोमलीज का। वो अनोमलीज हो सकता है बहुत माइल्ड हो, जिसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस ना हो, और ये हो सकता है कि बहुत ही सीवियर अनोमली हो
हो सकता है उसके साथ कुछ और एसोसिएटेड फाइंडिंग्स हो। तो वो चीजें जब हम एक सारे डॉक्टर्स मिलके बैठ के बात करते हैं, पीडियाट्रिशियन हो गए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो हो गए, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स हो गए, तो वो सब बैठकर अपना बात करते हैं और फिर एक कंसेंसस बना के फिर आगे जाके पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि कोई चीज मिसकम्युनिकेट ना हो। और दूसरा, इसके अलावा भी अगर पेशेंट चाहता है तो सेकंड ओपिनियन तो दे ही सकता है। तो एक कंसेंसस बना के एक डिसीजन लिया जाता है, ना कि हर केस, मतलब हर केस इंडिविजुअल केस है इसमें, बिल्कुल ना कि हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे खुद पर्सनली बहुत इन्फॉर्मेशन मिली जो भी आपने हमें बताया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। तो वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू सो मच सर। वेलकम।